हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम 91 से शुरू कर रहे हैं। हम पॉलिटी का घटना चक्र कंप्लीट कर रहे हैं 69th बीपीएससी के लिए, अभी जो पीटी होने वाला है। साथ ही साथ हम बिहार पुलिस और शिक्षक भर्ती के लिए भी, बिहार पुलिस के लिए कह सकते हैं, ये काम आएगा। इसके पहले हमने साइंस और हिस्ट्री का घटना चक्र कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हम एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो 15 प्रैक्टिस सेट थे। टोटल कितने 750 क्वेश्चन के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी देने जा रहे हैं या शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा। और आज के सेशन में हम 91 से लेके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल लोकसभा के प्रति संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कहाँ उल्लेख है, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 75 के अनुसार संघीय मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब ये है कि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करती है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विधायिका जो है कार्यपालिका के अधीन रहकर काम करती है। इनका काम क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका का? भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, आप सभी जानते हैं, द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से ही होता है। इसीलिए कार्यपालिका, जिसको मंत्री परिषद भी कहते हैं, सामूहिक रूप से किसके प्रति? विधायिका या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपस में मिलके ही ये सदस्य एक दूसरे से लिए जाते हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संसदीय व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय और यूएसए में अध्यक्षात्मक है। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो किसके प्रति है? तो ये लोकसभा के। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का भाग है। इसीलिए जब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है? आर्टिकल 352, 356, 74 या 76 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिपरिषद उसे लिखित रूप में सूचित करेगा। नेशनल इमरजेंसी कब लगेगी? राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कब करेगा? जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में। इसके पहले ये होता था कि अगर नॉर्मली बोल दिया जाता था, लिखित रूप से नहीं, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी उसके बाद से ये हो गया था कि मंत्रिपरिषद को लिखित रूप से दिया जाएगा, तभी राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे। अगला देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानून विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को कानूनी विषयों में परामर्श देते हैं। हमने पहले कई बार डिस्कस किया है कि आर्टिकल, अगर आपसे पूछ लिया जाए
किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है? तो 76 में, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है। अगला देखते हैं, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो 98 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। और ऐसा उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 76 में। किस में है? आर्टिकल 76 में ये उल्लेख किया गया है कि एक भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और इसके पहले भी। कौन देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार की बात हो रही है, केंद्र सरकार की नहीं। तो यहाँ पे कौन होगा? एडवोकेट जनरल। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो ये 165 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं होते हैं तो कुछ जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश हो गया, राज्यपाल हो गया, तो ये समथिंग मिलते जुलते आर्टिकल हैं। जैसे 76 में अगर हम 89 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 165। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सारे आर्टिकल याद नहीं रहेंगे तो आप इस तरह से भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो कौन होगा राज्य के लिए? एडवोकेट जनरल। अगला देखते हैं, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? पूछ रहे हैं कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में, आज़ादी के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता होता है। ये किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। अतः बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? पीएम होते हैं, जो नरेंद्र मोदी वर्तमान में हैं। अगला देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए तो ये कितनी होगी? आई थिंक आप सबको पता होगी, 25 साल। और राज्यसभा के लिए ये कितनी हो जाएगी न्यूनतम आयु? 30 वर्ष। ध्यान रखेंगे आप, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। अगला देखते हैं, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो ये किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, 2018 में पूछा, आप 17 में पूछा है, तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 में की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक यथावत रहेगा। और ये प्रोविज़न किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? अगर आपसे कभी पूछा जाए तो 84, कौन सा? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के पारंतुक में संशोधन करके क्या कहा गया? 2000 के स्थान पर इसका निर्धारण कब तक कर दिया गया? 2026 तक। और ये किस जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना आधार वर्ष बनाकर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। इस हिसाब से पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में, इन राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इन राज्यों में से किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है। अगला देख लेते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा में पूछ रहे हैं कि आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है। हालांकि 104वें, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किसके द्वारा? 2019 के द्वारा अब इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। अब लोकसभा में ये जो दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, अब वो खत्म हो गया, अब नहीं किया जाएगा।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है, तो 104वां। और ये आंग्ल भारतीयों का मनोनयन कौन करता है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति करते थे। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जातियों का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों मतलब कि एससी का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, एससी का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किस आधार पे भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद कुछ इंपॉर्टेंट जो याद रखने होंगे, तो आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जाएगा अगर ऐसी सिफारिश प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से करे, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, भंग कर देंगे। अगला देखते हैं कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किस आधार पे, तो अभी हमने देखा ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे। आर्टिकल क्या है, 85, आर्टिकल 85। अगला देखते हैं, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, वर्ष में एक बार, ऑप्शन बी है कि वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वर्ष में 2 बार। कम से कम एक साल में 2 सत्र बुलाए जाने आवश्यक है। एक सत्र, प्रत्येक सत्र के बीच में कितना 6 माह के से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार कम से कम एक साल में कितने 2 सत्र बुलाए जाने अनिवार्य हैं। अगला देखते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। इन राज्यों में से कौन सा राज्य होगा, तो आई थिंक आप सबको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश है। कितने भेजता है उत्तर प्रदेश राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि, तो ये 80 भेजता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार कितने भेजता है, ये जस्ट हाफ 40 भेजता है। अगर हम ये पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 और एमपी कितने 29 भेजता है। तो ये संख्या कभी कभी पूछ ली जाती है। एटलीस्ट आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं, जिस राज्य का भी पेपर देने जा रहे हैं उस राज्य का आपको लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकायों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप बिहार का याद रखेंगे, कितने भेज सकता है, 40। अगला देखते हैं, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर आते हैं। तो इनमें से कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार तथा महाराष्ट्र। इन राज्यों में बिहार का हमने कितना देखा था, राज्य के दूसरे तथा तीसरे दर्जे में आते हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें थी, 80। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र 48 और बिहार की कितनी थी, 40। तो दूसरे और तीसरे दर्जे में कौन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब किया गया था। तो ये कब किया गया, 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव हुए। कितनी सीटों के लिए, 489 सीटों के लिए। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो किस आधार पर दिया जाता है, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के स्थान पर, या उनके राज्य के अनुपात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। अगला देखें कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो किस आधार, किस वर्ष चुने जाते हैं, प्रत्येक 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, आजीवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल नॉर्मली, लेकिन संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, मतलब एक स्थायी सदन है, जैसे कि लोकसभा भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य इनकी प्रत्येक 2 वर्ष में
समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही चुने जाते हैं। अगला देखेंगे, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जाता इसलिए ये स्थायी सदन है। अगला देखते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, उपराष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते ही हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगला है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में तो ये कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। अगला देखेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन हैं कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री। तो आप सभी जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किस प्रकार से? ऑप्शन ए है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, सी है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है। अगला देखते हैं, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसको याद करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये बहुत पुराना है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्न उत्तर सत्र, स्थगन काल, निलंबित प्रस्ताव, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होगा। तो इनमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि शून्यकाल का मतलब क्या होता है? प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल बाद तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले का जो समय होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। ये नॉर्मली कब माना जाता है? तो लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले में उठाने के लिए ये प्रतिदिन 10 बजे से पूर्व जो समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। अगला देखते हैं, आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है? तो 2019 के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि उस समय पे क्या था? राजनीतिक दलों को पंजीकरण का अधिकार निर्वाचन आयोग को है, तो चुनावी निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता दी जाती है, और उनको या तो उनको गैर मान्यता दी जाती है और मान्यता भी, दोनों चीज़ें दी जाती हैं। तो 2019 के हिसाब से ये राष्ट्रीय पार्टी होगी, लेकिन ये आंसर इससे हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 है 128, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए स्टेटमेंट 3 है, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। चौथा है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 108, अनुच्छेद 108 आप याद रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च होगा? संविधान ही सर्वोच्च है, आप सभी जानते हैं, संविधान ही सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 129 तक आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो हम अगले वीडियो में समाप्त करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू।